गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार सभी को। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे अलंकार। तो अलंकारों में हमने कंप्लीट किया था शब्द अलंकार और उसके बाद हम पढ़ रहे थे अर्थ अलंकार। तो आज अर्थ अलंकारों में हम प्रारंभ करते हैं भ्रांतिमान अलंकार से। क्या होता है भ्रांतिमान अलंकार? दो अलंकारों में हमेशा ही हमें संदेह की स्थिति बनी रहती है, डाउट की स्थिति बनी रहती है। एक होता है भ्रांतिमान और एक होता है संदेह अलंकार। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं भ्रांतिमान अलंकार को। तो जो भ्रांतिमान अलंकार है वो हम किसे कहते हैं? तो देखिए, भ्रांति जैसे नाम से ही स्पष्ट है, भ्रांति। तो भ्रांति कब होती है? जब हम इसको कह दें कि मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि गलत फहमी को भ्रांति कहा जाता है। तो जब हमें ये लगे कि जब हमें उपमेय में उपमान की भ्रांति हो जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद हमें एहसास हो जाए कि जो उपमेय है वो उपमान नहीं है, तो वहां पर अलंकार होगा भ्रांतिमान अलंकार। जैसे परिभाषा आपके सामने है कि जब उपमेय को भ्रमवश उपमान समझ लिया जाता है, अर्थात उपमेय में उपमान का धोखा हो जाता है, तब वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने दूर से रस्सी को देखा और उसको सांप समझ लिया। जैसे जैसे वह रस्सी के नजदीक जाता है तो वहां पर जाकर के उसको पता चलता है कि अरे ये तो सांप नहीं है, रस्सी है। तो उसकी जो भ्रांति होती है वो दूर हो गई। तो इस प्रकार की लाइनों में हमारा जो अलंकार होगा वो होगा भ्रांतिमान अलंकार। जैसे मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो छोटी, भाग उठा भय मान कर सिर पर सांपिन लोटे। तो जो माँ है, माँ ने बच्चे के सिर के ऊपर देखी दो छोटी, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो छोटी। तो भाई जैसे जो बच्चा है, बच्चे के सिर के ऊपर जो दो चोटी हैं उनको देख करके माँ ने क्या समझ लिया? सांप। और जैसे ही वो जाती है और वो देखती है उसके सिर के ऊपर कि अरे ये तो सांप नहीं है, इसके सिर के ऊपर ये तो चोटी है, तो उसकी जो भ्रांति है वह दूर हो जाती है। उसके बाद जैसे ओस कण चुग रही हंसनी मोती उनको जान। तो ओस कण चुग रही हंसनी मोती उनको जान। अब जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको साफ तौर से बताया गया है कि बिल विचार कर नाग शुंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझ विषधर को उठा लिया तब गजने आप। यानी कि जो सांप है, सांप को हाथी की सूंड में बिल का और हाथी को सांप में काले गन्ने का भ्रम दिखाया गया है। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान है। तो जो सांप है, सांप को हाथी की सूंड में बिल का अनुभव हुआ और उसने सोचा कि मैं यहाँ पर बिल के अंदर घुस गया हूँ। और जो हाथी है, हाथी को सांप में काले गन्ने का भ्रम दिखाया गया। तो जो हाथी है वो जो काला नाग है उसको काले गन्ना समझकर जो है वो अपने मुंह में उसको ले लेता है। जैसे ही लेता है तो उसकी जो भ्रांति होती है वह दूर हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी अभी एक एग्जाम्पल दिया था कि ओस कण चुग रही हंसनी, कण ओस कण चुग रही हंसनी मोती उनको जान। ओस कण चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। तो यहाँ पर जो हंस है, तो आपको पता है कि वो मोतियों का भोजन करते हैं, मोती खाते हैं। तो जैसे ही मॉर्निंग का, सुबह सुबह का जो समय होता है, घास के ऊपर जो ओस की बूंदें हैं वो मोतियों की तरह प्रतीत हो रही है हंस को। जैसे ही हंस उनके नजदीक आती है हंसिनी और खाना शुरू करती है ओस की बूंदों को मोती समझकर, तो उसको एहसास हो जाता है कि ये मोती नहीं है, ये तो ओस की बूंदें हैं। तो कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर? भ्रांतिमान अलंकार। कि भाई बीच में आकर ही, सामने आकर ही जो उनकी भ्रांति है वह दूर हो गई, भ्रम उनका दूर हो गया। इसके बाद फिर अगला जो अलंकार है हमारा, अगले अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। अगला अलंकार आता है अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति, तो अतिशोक्ति जो अलंकार होता है यह दो शब्दों के मेल से बना है।
कौन कौन सा? एक तो है जी अतिशय और दूसरा होता है जी उक्ति। अतिशय और उक्ति। अतिशय का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर और उक्ति का जो अर्थ होता है वो होता है कथन। यानी कि यहाँ परिभाषा क्या होगी कि जहां पर किसी भी वस्तु व्यक्ति इत्यादि का सामान्य से बढ़ा चढ़ाकर के वर्णन किया जाए तो वहां पर अलंकार होता है अतिशोक्ति अलंकार। यानी कि विशेषता तो है किसी में लेकिन उसको बिल्कुल ही बढ़ा चढ़ा कर कहना, ऐसी बातें कहना जो हो ही नहीं सकती, जो नामुमकिन होती हैं। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई थी आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। जो निशाचर हैं, निशाचर किसे कहा जाता है? राक्षस को कहा जाता है निशाचर। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर बताया गया है कि जो हनुमान है, हनुमान की पूंछ में अब तक तो आग भी नहीं लगी थी, इससे पहले ही सारे के सारे राक्षस भाग उठकर खड़े हुए और पूरी की पूरी जो लंका है वो जल करके राख हो गई। अब ये तो सच है कि हनुमान की पूंछ में जैसे ही आग लगाई गई थी तो लंका में, तो तभी जो है उन्होंने पूरी की पूरी लंका को जला दिया था। लेकिन यह संभव नहीं है कि आग लगने से पहले ही, उसका विचार आते ही पूरी की पूरी लंका जलकर के भस्म हो गई हो। अर्थात इन पंक्तियों में जो उक्ति है हनुमान के लिए वो बढ़ा चढ़ा करके कही गई है। तो इसीलिए यहाँ पर अलंकार होगा हमारा अतिशोक्ति अलंकार। जैसे आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। जो चेतक था, चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, जो कि बहुत ही तेज दौड़ता था। तो बहुत तेज दौड़ता था, लेकिन यहाँ पर उसके दौड़ने का बढ़ा चढ़ा कर के वर्णन किया गया है। क्या कहा गया है कि भाई कि जैसे ही महाराणा प्रताप ने सोचा कि नदी को पार कैसे किया जाए, महाराणा प्रताप को नदी पार करके उस पार जाना था, तो महाराणा प्रताप चेतक घोड़े पर सवार थे और वो सोच ही रहे थे कि कैसे पार हुआ जाए। इतने में तो जो चेतक है वो दूसरी पार, नदी के पार पहुंच गया था, वो इतना तेज था। तो चेतक के दौड़ने का सामान्य से अधिक बढ़ा चढ़ा करके यहाँ पर वर्णन किया गया है, उक्ति कही गई है। इसीलिए यहां पर अलंकार होगा हमारा अतिशोक्ति अलंकार। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने। धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा विकल हुए जीवों के प्राण। कि जैसे ही श्री राम ने धनुष उठाया और उसके ऊपर जो है वो बाण चढ़ाया, तो जो पूरे का पूरा संसार है वह कांप उठा था और सभी जो प्राणी हैं वो अपनी जिंदगी की जो मतलब बारे में सोचने लगे थे कि अब यहाँ पर जो है वो महाप्रलय आ जाएगी। तो यहाँ पर सामान्य से अधिक बढ़ा चढ़ा कर के वर्णन किया गया है, इसीलिए यहाँ पर अलंकार होगा अतिशोक्ति। तो आगे बढ़ते हैं अगले अलंकार की तरफ। अगला जो अलंकार है हमारा वो है संदेह अलंकार। तो जब उपमेय में उपमान के संशय का आभास हो, अर्थात किसी वस्तु को देखकर निश्चय ना हो पाना, तब संदेह अलंकार होता है। जब उपमेय में उपमान का जो संदेह है वो बना रहे, यानी कि जब हम उपमेय और उपमान दोनों में अंतर स्पष्ट ना कर पाए, हमारा संदेह बरकरार रहे, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है जो लास्ट तक, अंत तक दूर नहीं होता। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। अब यहाँ पर सारी का अर्थ सारी दो बार आया है, पर यहाँ पर यमक अलंकार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सारी का अर्थ साड़ी ही है। इस साड़ी का अर्थ भी यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों क्या है? साड़ी ही है। नारी का अर्थ यहाँ पर भी स्त्री है और यहाँ पर भी नारी का जो अर्थ है वो स्त्री है। तो दो बार तो आए हैं, लेकिन अर्थ हर बार यहाँ पर अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो संदेह है कि यहाँ ये जो पंक्तियां हैं ये महाभारत की पंक्तियां हैं। जिस समय जो द्रौपदी हैं, द्रौपदी को का जो वस्त्र हरण किया जाता है
महाभारत में सभा के अंदर दुशासन के द्वारा। तो दुशासन जब चिरहरण कर रहा होता है तो उस समय जो श्री कृष्ण है तो वो द्रौपदी को जो है वो कपड़ा साड़ी पहनाते जाते हैं और दुशासन थक जाते हैं, लेकिन जो द्रौपदी होती हैं वो निर्वस्त्र नहीं होती है। तो उस समय दुशासन सोच रहे हैं यहाँ पर अंत तक कि साड़ी बीच नारी है या नारी बीच साड़ी है, समझ में ही नहीं आ रहा कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है। तो अंत तक यहाँ पर संदेह बना रहता है और वो अंत में हार थक कर बैठ जाते हैं। तो कौन सा अलंकार हुआ? संदेह अलंकार होगा। तो भ्रांति मान में और संदेह में क्या अंतर है? भ्रांति नजदीक जाते जाते समाप्त हो जाती है, लेकिन संदेह जो है वो बना रहता है, वह दूर नहीं होता। इसके बाद तो आगे हम देखते हैं प्रतीप अलंकार। आगे आ जाते हैं हम प्रतीप अलंकार पर। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या फिर विपरीत। प्रतीप जो है उसका अर्थ होगा उल्टा या फिर विपरीत। तो क्या होगा कि जहां बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा बताया जाता है, यानी कि जो उपमेय है उपमेय को उपमान से बड़ा बता दिया जाता है। उपमेय को उपमान से बड़ा जहां पर बता दिया जाए तो वहां पर होता है प्रतीप अलंकार। उपमा अलंकार में हम क्या कहते हैं कि जो राधा का मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। यानी कि जब हम किसी भी व्यक्ति से या किसी उपमान से जब हम किसी की तुलना करते हैं तो उपमान को हमेशा बड़ा माना जाता है और जो उपमेय होता है वो छोटा, क्योंकि हम तुलना किससे करते हैं? जो हमसे बड़ा हो उसी से ही तुलना की जाती है। तो यहाँ पर जो चंद्रमा है वो बड़ा है उपमा अलंकार में, लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया है कि जो मुख है मुख मुख के समान चंद्रमा सुंदर है। तो मुख को तो बड़ा बता दिया और चंद्रमा को छोटा। तो जहां पर भी अब यहाँ देखिए जो चंद्रमा है वह मुख के समान सुंदर है। यहाँ पर जो मुख है मुख उपमेय है, लेकिन मुख को यहाँ पर बड़ा बताया गया है और चंद्रमा क्या है? उपमान है, क्योंकि चंद्रमा की तुलना की है यहाँ पर मुख के साथ। तो कौन सा अलंकार हुआ? प्रतीप अलंकार हुआ। प्रतीप अलंकार। तो जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं, एक देखिएगा कि राधा मुख को चंद्र सा कहते हैं मति रंग। राधा मुख राधा मुख को चंद्र सा कहते हैं मति रंग। चंद्र सा कहते हैं मति रंग। कहते हैं मति रंग। कहते हैं मति रंग। राधा मुख को चंद्र सा कहते हैं मति रंग। उसमें तो दाग है उसमें तो उसमें तो दाग है पर वह निष्कलंक। पर वह निष्कलंक। और वह निष्कलंक। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कवि ने राधा मुख को यहाँ पर बता दिया है कि जो राधा मुख है वो ज्यादा बड़ा है, मतलब उपमान है। जो राधा मुख है राधा मुख को चंद्र सा चंद्र के समान जो कहते हैं वो कैसे हैं? मति रंक हैं, वो मंद बुद्धि हैं। उसमें तो दाग है, उसमें किसमें? चंद्रमा में। यहाँ चंद्रमा को छोटा कर दिया है। चंद्रमा के अंदर तो दाग है पर वह है निष्कलंक। वह कौन? वह अर्थात राधा का मुख। कि राधा का जो मुख है वह तो निष्कलंक है, चंद्रमा के अंदर तो दाग है। अर्थात यहाँ पर जो कवि है उसने कहा है कि जो राधा का मुख है वो चंद्रमा की बजाय अधिक सुंदर है। तो यहाँ राधा के मुख को बड़ा, यानी कि उपमेय है वैसे तो राधा का मुख, लेकिन उसको बड़ा बता दिया है, और जो चंद्रमा उपमान है उसको छोटा बता दिया है। तो जहां पर उपमेय को तो बड़ा बता दिया जाए और उपमान को छोटा बता दिया जाए तो वहां पर प्यारे विद्यार्थियों अलंकार होगा प्रतीप अलंकार, यानी कि जिसका अर्थ होता है उल्टा। तो उसके बाद आगे अलंकार आता है उपमेय उपमा अलंकार। जब उपमेय और उपमान को परस्पर उपमान और उपमेय बनाने की प्रक्रिया उपमेय उपमा कहलाती है। तो मुख सोहत है शशि सो अरु,
सोहत है ससी तो मुख जैसो। यहाँ जो मुख है उपमेय है और जो ससी है वह उपमान है। तो जैसा बताया गया तदोपरांत ससी को उपमेय मुख और जैसा वर्णित किया गया है उसी के आधार पर यह बताया तो उपमेय उपमा अलंकार ही यहाँ पर होगा। उसके बाद आता है फिर हमारा दृष्टांत अलंकार। अब जो दृष्टांत अलंकार है महत्वपूर्ण अलंकारों की श्रेणी में आता है दृष्टांत अलंकार। तो दृष्टांत अलंकार पहले कही हुई किसी बात को स्पष्ट करने के लिए उससे मिलती जुलती दूसरी बात जब कही जाए तब वह दृष्टांत अलंकार होता है। अगर पहले कोई भी उदाहरण पेश किया जाता है, पहले कोई भी बात कही गई हो तो उससे मिलती जुलती जब दूसरी बात कही जाती है तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। तो यहाँ पर लघु चिनगारी देखिएगा, उदाहरण अभी आपके सामने यहाँ पर पेश करते हैं। जैसे कि हम कहते भी हैं काफी बार कि करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान। जैसे कि हम कहते हैं यहाँ पर कि करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान, रसरी आवत जावत तय सील पर पड़त निशान। रसरी आवत जावत तय सील पर पड़त निशान। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं दृष्टांत अलंकार में कि एक जनपद है, तो देखिएगा कि जैसे ध्यान देंगे अब यहाँ पर दृष्टांत अलंकार के कि रसरी, जैसे ध्यान देंगे हम इधर, तो इस अलंकार की तरफ ध्यान देंगे कि करत करत अभ्यास के दृष्टांत अलंकार की बात है कि करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान। करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान, जड़मति होए सुजान, रसरी आवत जावत ते, रसरी आवत जावत है, रसरी आवत जावत है, सील पर पड़त निशान, सील पर पड़त, सील पर पड़त निशान। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर बताया गया कि जो दृष्टांत अलंकार है वो कहां पर होगा। पहले यह है बात कही जाती है कि हमें बार बार अभ्यास करना चाहिए। इसी आधार पर दूसरी बात कही गई कि जिस प्रकार रस्सी के पत्थर के ऊपर बार बार खींचने पर, सील का अर्थ यहाँ पर क्या है, पत्थर है, कि जिस प्रकार से पत्थर के ऊपर रस्सी बार बार घिसती है और पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाता है, तो उसी प्रकार से बार बार अभ्यास करने से जो मंद बुद्धि है वह भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, अर्थात वह भी कुछ ना कुछ सीख सकता है। तो कौन सा अलंकार हुआ, दृष्टांत अलंकार। तो हमारा अलंकार का जो टॉपिक है वो पूर्णतः समाप्त होता है। तो जितने भी हमने 4 क्लास में अलंकार किए तो सभी प्रकार के अलंकार हमने यहाँ पर समाप्त कर दिए हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और अलंकार का हमारा यह टॉपिक पूर्ण होता है। अब फिर मिलेंगे हिंदी में अगले टॉपिक संधि के साथ। धन्यवाद।